नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर की खबरों में। एनसीआर में आज सुबह जोरदार बारिश हुई है। गरज चमक के साथ हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। वहीं दिल्ली एनसीआर का मौसम पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहा है। इससे पहले मौसम विभाग ने अप्रैल महीने की शुरुआत सुहावने मौसम के साथ होने की संभावना जताई थी। वहीं साथ ही ये भी कहा मौसम विभाग ने कि 4 अप्रैल तक अधिकतम तापमान है वो 28 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच बना रहेगा। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकता है। वहीं अगले 2 घंटों के दौरान पूरी दिल्ली और एनसीआर, गन्नौर, महम, तोशाम, रोहतक, भिवानी, हरियाणा, बड़ौत, शिकारपुर, खुर्जा यूपी के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वो बदला बदला सा है। मौसम का मिजाज बदल चुका है और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी हुई है। वहीं मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अप्रैल की जो शुरुआत होगी वो बारिश के साथ होगी, जैसा कि देखने को भी मिला है। 1 अप्रैल से लेकर 5 तारीख तक का जो तारीख है, 5 तारीख तक बताया जा रहा है मौसम विभाग के जरिए कि ये 5 दिन जो है अप्रैल महीने की जो शुरुआत होगी वो जोरदार बारिश के साथ, गरज चमक बिजली के साथ और तेज हवाओं के साथ होगी। एनसीआर में आज सुबह जोरदार बारिश हुई है। बता दें आपको कि गरज और चमक के साथ ये बारिश हुई है और तेज हवाएं भी चली हैं। वहीं तापमान में भी गिरावट आई है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर का मौसम जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहा है। भारी बारिश के कारण जल जमाव भी देखा गया है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर। इससे पहले मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया था, उनका पूर्वानुमान था कि अप्रैल महीने की शुरुआत सुहावने मौसम के साथ होने की संभावना जताई जा रही थी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 4 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच बना रहेगा। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकता है। वहीं अगले 2 घंटों के दौरान पूरी दिल्ली और एनसीआर, गन्नौर, महम, तोशाम, रोहतक, भिवानी, हरियाणा, बड़ौत, शिकारपुर, खुर्जा यूपी के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति भी देखी गई। वहीं सोमवार की दोपहर तेज धूप होने से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन वहीं सोमवार की शाम होते ही मौसम का मिजाज जो है वो बदला बदला सा नजर आया और तेज बारिश होने से जो दिल्ली एनसीआर का जो तापमान है वो गिरता नजर आया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी में पेयजल संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पानी और आपूर्ति पर नजर रखेंगे। जी हां, इस संबंध में उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को रोजाना रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं बोर्ड संयंत्र से उत्पादित पानी और जलाशय तक पहुंचने वाले पानी की जानकारी देगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों समेत पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ट्यूबवेल के साथ पहले चरण में 500 आरओ प्लांट जल्द लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड समेत सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने प्रतिदिन शोधित होने वाली पानी की निगरानी, ट्रीटेड पानी को पार्कों तक पहुंचाने, आरओ प्लांट लगाने और ट्यूबवेल्स आरओ प्लांट के लिए जमीन संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी की है। उन्होंने बोर्ड से संबंधित होने वाले पानी और आपूर्ति की भी पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि वो देखेंगे कि रोज संयंत्र में कितने पानी का शोधन हो रहा है और जलाशय तक पहुंचने तक कितना पानी पहुंच रहा है। इस दौरान पानी लीक और चोरी होने के मामले में मुख्यमंत्री संज्ञान भी ले सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने बताया कि सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर तेजी से काम चल रहा है और अगले साल तक एसटीपी की क्षमता बढ़ाकर 950 एमजीडी तक हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री ने एसटीपी से ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल करने के संबंध में प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं और एसटीपी के आसपास पार्कों में पाइपलाइन के जरिए पानी दिया जाएगा। वहीं एसटीपी से दूर स्थित पार्क और ग्रीनलैंड को लेकर अध्ययन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड के प्रमुख को डीडीए से ट्यूबवेल के लंबित अनुमति के मामले को लेकर बात करने का निर्देश दिया है। वहीं साथ ही डीडीए से वाटर बॉडी और झीलों के लंबित मामले की अनुमति भी जल्द लेने का आदेश जारी किया है। उन्होंने बड़े स्तर पर ट्यूबवेल्स लगाने और लेक बनाने वाले स्थानों पर जरूरत के अनुसार बड़े आरओ प्लांट लगाने पर भी जोर डाला है। वहीं आवश्यकता अनुसार छोटे आरओ प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि पेयजल को लेकर दिल्ली सरकार की जो योजना है वो पूरी तरह से अब तैयार है, जिसे कि धरातल पर लाया जाएगा। जल बोर्ड विभागों के साथ सीएम केजरीवाल की बैठक हुई है, सीएम केजरीवाल की मीटिंग हुई है, जिसमें पानी को लेकर कई सारे मुद्दे पर गहन चर्चा हुई है और उस दिशा में कई कार्य को आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है। राजधानी में पेयजल संकट के मद्देनजर को रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जल बोर्ड विभागों की बैठक हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल पानी और आपूर्ति पर नजर रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को रोजाना रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं बोर्ड संयंत्र से उत्पादित पानी और जलाशय तक पहुंचने वाले पानी की जानकारी उन्होंने मांगा है। वहीं उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों समेत पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ट्यूबवेल के साथ पहले चरण में 500 आरओ प्लांट जल्द लगाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड समेत सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की है। इस दौरान इस बैठक में उन्होंने प्रतिदिन शोधित होने वाले पानी की निगरानी, ट्रीटेड पानी को पार्कों तक पहुंचाने, आरओ प्लांट लगाने और ट्यूबवेल्स आरओ प्लांट के लिए जमीन संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने बोर्ड से शोधित होने वाले पानी और आपूर्ति की भी पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि वो देखेंगे कि रोज संयंत्र में कितने पानी का शोधन किया जा रहा है और जलाशय तक पहुंचने तक कितना पानी पहुंच पा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके बदले उनकी मुश्किलें बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें आपको कि इसके साथ ही अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। सिसोदिया के लिहाज से चिंता की बात यह है कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की दलीलों को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सही माना है। सिसोदिया को लंबे समय के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। जी हां, विशेष न्यायाधीश ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया है। वहीं सीबीआई ने अपने दलील में यह दावा किया है कि घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो केस को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को अदालत में मनीष सिसोदिया को पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है, जबकि मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत समाप्त होने वाली थी। इससे पहले विशेष न्यायाधीश ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि अदालत ने यह भी माना कि उन्होंने इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां के 17 अप्रैल तक जेल में सिसोदिया बंद रहेंगे और इनकी जो ये अवधि है वो और बढ़ाई जा सकती है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनकी
जमानत की याचिका जो है वो खारिज कर दी है। मामला और गंभीर होता नजर आ रहा है और इस शराब घोटाले कांड में जो सिसोदिया की मुसीबतें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुसीबत जो है वो और बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बंद हैं, जिनकी मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सिसोदिया के लिहाज से चिंता की बात यह है कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की दलीलों को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सही माना है। सिसोदिया को लंबे समय के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। विशेष न्यायाधीश ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया है। वहीं सीबीआई ने अपनी दलील में यह दावा किया है कि घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले जांच महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो केस को प्रभावित कर सकता है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को अदालत में मनीष सिसोदिया को पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाकर 14 दिनों के लिए कर दी गई है, जबकि मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत समाप्त होने वाली थी। इससे पहले विशेष न्यायाधीश ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि अदालत ने यह भी मान लिया है कि इस घोटाले में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका थी। तो आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस बात पे मुहर लगा दी है कि इस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका थी। उन्होंने इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विकासपुरी में एक वर्ल्ड क्लास कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा। इसमें देश भर के कलाकारों के लिए शानदार ऑडिटोरियम, आर्ट गैलरी, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम, ट्रेनिंग हॉल, गेस्ट रूम सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। सेंटर को 1.9 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। इसी के साथ दिल्ली सरकार सहित कला परिषद के लिए ये कल्चरल सेंटर बनाने जा रही है। आपको बता दें, कला, संस्कृति और भाषा मंत्री आतिशी ने साहित्य कला परिषद के अधिकारियों के साथ इस सेंटर को लेकर बैठक की है। इस अहम बैठक में उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सरकार की इस परियोजना का उद्देश्य कलाकारों को मंच प्रदान करते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। ये कल्चरल सेंटर राजधानी में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं दिल्ली सरकार कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में ये अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी के साथ कल्चरल सेंटर को विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे कि संगीत समारोह, नृत्य प्रदर्शन, थिएटर नाटकों, कला प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये सुविधा उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और देश भर के स्थापित कलाकारों को साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। तो आपको बता दें कि संस्कृति मंत्री आतिशी का ये बड़ा बयान है। आतिशी ने ये बैठक की है, ये अहम बैठक की है जिसमें कि उन्होंने एक स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है जो कि सभी कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच होगा। बता दें कि कला संस्कृति और को बढ़ावा देने के लिए विकासपुरी में एक वर्ल्ड क्लास कल्चरल सेंटर बनाने का निर्णय हुआ है। इस अहम बैठक में जितने भी कलाकार हैं उनके लिए वर्ल्ड क्लास कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा। इसमें देश भर के कलाकारों के लिए शानदार ऑडिटोरियम, आर्ट गैलरी, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम, ट्रेनिंग हॉल, गेस्ट रूम सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। सेंटर को 1.9 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि देश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ी पहल है, जहां के सभी कलाकारों को एक पहचान मिलेगी, एक मंच मिलेगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली अदालत ने वर्ष 2022 में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र रचने के मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल और अन्य को दोषी माना है। वहीं अदालत ने कहा कि भटकल और एक अन्य अभियुक्त के बीच बातचीत से स्पष्ट है कि उन्होंने कथित तौर पर सूरत में एक परमाणु बम के विस्फोट की साजिश रची थी। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा है कि आरोपियों की चैट से पता चलता है कि सूरत शहर में परमाणु बम लगाने और इस तरह के आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले सूरत शहर से मुसलमानों को निकालने के लिए आईएम की योजना को तैयार किया गया था। वहीं अदालत ने भटकल के अलावा मोहम्मद दानिश अंसारी सहित उसके कई सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार है। अदालत ने आदेश में कहा है कि भटकल ने केवल पहले की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के अन्य आरोपियों के साथ शामिल था, बल्कि हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए नेपाल में माओवादियों की सहायता से भविष्य के आतंकवादी गतिविधियों की साजिश में भी वो शामिल था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या के बाद गिरोह का कमान संभाल रहे दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मैक्सिको में गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, अमेरिकी जांच एजेंसी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया है। सेल की टीम उसे भारत लेकर आ रही है। सोनीपत गन्नौर के रहने वाले दीपक पर दिल्ली पुलिस से 2 लाख, हरियाणा पुलिस से 2 लाख और यूपी पुलिस से 1 लाख का इनाम था। दरअसल तीनों राज्यों में 15 से अधिक संगीन मामलों में दीपक वांछित था। उत्तरी जिला के बुरारी में हुई हेटेलियर और बिल्डर अमित गुप्ता हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को दीपक की तलाश थी। वो जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। इसी के साथ बरेली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर वो कोलकाता से मैक्सिको भाग गया था। तो आपको बता दें, ये कुख्यात अपराधी की तलाश पुलिस को थी। वहीं 3 राज्य के पुलिस को इनाम की भी घोषणा की गई थी इस कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए, और इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है मैक्सिको से। तो रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर के बाद अब गिरोह का वहीं आपको बता दें कि रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या के बाद गिरोह का कमान संभाल रहे दीपक, जिसे कि बॉक्सर के भी नाम से जाना जाता है, वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मैक्सिको में उसे गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया है। सेल की टीम उसे भारत लेकर आ रही है। वहीं सोनीपत गन्नौर के रहने वाला है ये कुख्यात दीपक। दिल्ली पुलिस से 2 लाख, हरियाणा पुलिस से 2 लाख और यूपी पुलिस से 1 लाख का इनामी कुख्यात अपराधी है ये दीपक। तो पुलिस के गिरफ्त में अब आ चुका है ये कुख्यात अपराधी। मैक्सिको से इसे पकड़ा गया है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबार और टेस्ला स्पेसएक्स के साथ ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी के लोगो को बदल दिया है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद कई बड़े बदलाव किए हैं। अब इसी कड़ी में ट्विटर के लोगो को चेंज कर दिया गया है। अब से ट्विटर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में जगह बनाई है। तब से इसका लोगो नीली चिड़िया के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब ये गायब हो गया है। सोमवार देर शाम से ट्विटर के लोगो के रूप में डॉग कॉइन देखा जा सकता है। एलन मस्क डॉग कॉइन को सपोर्ट करते हैं, जो एक मीन क्रिप्टो करेंसी है। इसके लोगो में जो डोंगी नजर आता है वो शिबा इनू प्रजाति का है। वहीं लोगों को ये बदलाव अभी ट्विटर के वेब पेज पर ही दिखाई दे रहा है। वहीं फिलहाल
यूजर को ट्विटर मोबाइल ऐप पर ब्लूबर्ड ही दिख रहे हैं। तो आपको बता दें कि एलन मस्क ने ट्विटर का जो लोगो है वो चेंज कर दिया है। अब ब्लूबर्ड की जगह जो नीली चिड़िया दिखती थी ट्विटर के लोगो पर, वो अब बदल के डोंगी हो गई है। आपको बता दें ये डोंगी जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि ट्विटर के लोगो में लगा दिया गया है, जहां कुछ लोग अभी देख भी पा रहे हैं और कुछ लोगों को अभी नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये ट्विटर के लोगो में ये बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 125 स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के सामने सरेआम गुंडागर्दी और दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। यहां कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर डाली। इस दौरान राहगीर और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद 2 सुरक्षाकर्मी और एक युवती पीट रहे युवक को बचाने के लिए आगे आए, लेकिन आरोपियों ने दोनों सुरक्षाकर्मियों को धक्का मारकर किनारे कर दिया। साथ ही युवती के साथ भी अभद्रता की गई। इस बीच किसी ने वारदात को मोबाइल के कैमरे में कैद कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसी समय आसपास मौजूद 12 से ज्यादा लोग मिलकर एक युवक को गिराकर लात जूतों से बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान जमीन पर गिरे हुए युवक को बचाने की कोशिश एक युवती ने की, लेकिन गुंडे उसकी परवाह किए बिना युवक की पिटाई करते चले गए। इसे देखकर वहां पास की मौजूद सुरक्षाकर्मी भी मदद के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन वो फिर भी युवक की पिटाई करते रहे। तो गुंडागर्दी का ये जो वीडियो है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जहां दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि एक जन सुविधा केंद्र में 4 बदमाशों ने घुसकर केंद्र के संचालक से हथियारों के बल पर 30,000 रुपए और मोबाइल फोन लूटकर आसानी से फरार हो जाते हैं। लेकिन सारी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। केंद्र के संचालक की शिकायत पर बिसरक कोतवाली पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बिसरक कोतवाली प्रभारी अनिल राजपूत ने बताया कि शिकायत मिलते ही लूट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। लूट की घटना जन सुविधा केंद्र में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर की खबरों में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे ओंकार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।